तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, उस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो टॉपिक का हमारा नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। देखो, अगर मैं बात करूं इसका हिंदी में मतलब क्या है, तो इसका हिंदी में मतलब है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। 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 रासायनिक बलगतिकी। तो अगर हम बात करें इसे, हम इसे प्रीवियस चैप्टर एक थर्मोडायनामिक्स था। तो थर्मोडायनामिक्स में आपको पता है पांच टाइप के हमने थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के बारे में चर्चा किया था। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ये चारों थर्मोडायनामिक पोटेंशियल हमने चार पांचों टाइप के थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के बारे में बात हम कर चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं थर्मोडायनामिक्स, ये तो बताता है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो थर्मोडायनामिक्स ये बता देता है कि कोई प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो निगेटिव में होनी चाहिए। तो कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, यानी कोई प्रोसेस फिजिबल होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है उस प्रोसेस के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, निगेटिव में है या जीरो है। तो अगर कोई प्रोसेस है, कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A to B, कोई रिएक्टेंट था, वो रिएक्टेंट चेंज होके प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, वो रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट बी में। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन, या कोई भी रिएक्शन हो गया आपका, कोई भी रिएक्शन पास कोई भी रिएक्शन फिजिबल तब होगा जब उस रिएक्शन के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव में होनी चाहिए। तो थर्मोडायनामिक्स ये तो बता देता है। ये देखो, थर्मोडायनामिक जो डेल्टा जी आया है कहाँ से आया है, तो थर्मोडायनामिक्स से आया है। तो थर्मोडायनामिक्स ये तो बता देता है कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, यानी कोई रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो थर्मोडायनामिक्स बता देता है। बट अगर मैं बात करूं कि व्हाट विल बी रेट ऑफ ए रिएक्शन, व्हाट विल बी रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, एंड व्हाट फैक्टर, which factor affect the rate of a reaction, which factor affect the rate of a reaction, the rate of a reaction, or what will be mechanism of a reaction, what will be mechanism of a reaction। तो थर्मोडायनामिक्स ये तो बता देता है कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये थर्मोडायनामिक्स बता देता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या रेट होगा उस रिएक्शन का, किसी रिएक्शन का रेट क्या होगा, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ ए रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, न तो इसके बारे में थर्मोडायनामिक्स बताता है,
न तो रेट ऑफ रिएक्शन बताता है, और ना ही किस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जाएगा, किस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन कंप्लीट होगा, न इसके बारे में आपका थर्मोडायनामिक्स बताता है। इसीलिए हमें एक न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो हम केमिकल काइनेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम केमिकल काइनेटिक्स को इस तरीके से डिफाइन करेंगे: द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील with the rate of a reaction, the rate of a reaction, rate of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction, the branch of chemistry which deal with the rate of a reaction, factor affecting factor affecting rate, factor affecting rate of reaction, such as कंसंट्रेशन हो गया आपका, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंड कैटलिस्ट हो गया आपका, ऑन देम। तो केमिस्ट्री की वह ब्रांच जो बताता है कि किसी रिएक्शन का रेट क्या होगा, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। ये सारे, चाहे कंसंट्रेशन हो, कंसंट्रेशन भी किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकता है, प्रेशर भी आपका अफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर भी अफेक्ट कर सकता है, और कैटलिस्ट भी अफेक्ट कर सकता है किसी रिएक्शन के रेट को। तो हमने क्या बताया? हमने बताया कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ ए रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन सच एज कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं ऐसे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे फास्ट एंड स्लो रिएक्शन के बारे में। फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। तो हम बात करें अगर कि इस नेचर में बहुत टाइप के, लाखों करोड़ों टाइप के रिएक्शन होते हैं, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, अगर कोई केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ हो, कोई केमिकल इक्वेशन लिखा हो, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन, एनी केमिकल इक्वेशन, एनी केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है आपको पता है? दिस शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंड symbol of element are called chemical equation. Any chemical equation predict does not predict about rate of a reaction, rate of a reaction and feasibility of a reaction, and feasibility of a reaction। ठीक है। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर लिखा हुआ है, तो उससे वो केमिकल इक्वेशन
ये नहीं बताएगा कि उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, या वो रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं बताएगा आपका कोई केमिकल। जैसे मान लो कि अगर हम सपोज दैट कि किसी यहाँ पे कोई केमिकल इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं अगर मैं लिख दूं कि कोई केमिकल इक्वेशन, जैसे हीलियम है, और हीलियम का अगर मैं कहूं कि हीलियम का दो हीलियम एटम आपस में कंबाइन करके हीलियम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये जो केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन लिखने को तो हमने लिख दिया, लेकिन वास्तव में ये जो रिएक्शन है, ये जो केमिकल इक्वेशन है, एक केमिकल इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है, नॉट फिजिबल। ये फिजिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है रिएक्शन। तो वही मैं कह रहा हूं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन ये नहीं बताता है कि वो रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, और वो रिएक्शन का रेट क्या होगा, ये भी नहीं बताएगा आपका कोई केमिकल इक्वेशन। तो हम बात कर रहे थे फास्ट एंड स्लो रिएक्शन के बारे में। तो कुछ केमिकल इक्वेशन ऐसे होते हैं, सम केमिकल इक्वेशन, सम केमिकल रिएक्शन, सम केमिकल रिएक्शन आर so much fast, so much fast that it complete within 10 to the power -3 सेकेंड। इसका मतलब अब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, और ऐसे रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। केवल 10 to the power -3 सेकेंड के अंदर, मतलब 10 to the power -3 सेकेंड लगता है ऐसे रिएक्शन को, या इससे कम भी समय लग सकता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? these type of reaction are called these type of reaction are called फास्ट रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन क्या कहलाते हैं? फास्ट रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं नेचर में जो इतना फास्ट होते हैं कि उनको कंप्लीट होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। 1 सेकंड भी नहीं लगता, 1 सेकंड से पहले ही रिएक्शन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हो? फास्ट रिएक्शन बोलते हो। तो अगर मैं बात करूं, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बाय ऑर्डिनरी प्रोसीजर। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि द मेजरमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ such type of reaction, the measurement of rate of such reaction, the measurement of rate of such type of reaction, such type of reaction, the the measurement of rate of such type of reaction are not possible by ordinary method, ordinary procedure, procedure। ठीक है, ऑर्डिनरी प्रोसीजर से आप इस टाइप के केमिकल रिएक्शन के लिए रेट नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम किस टाइप के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। वैसे तो हायर क्लास में देखो, रिएक्शन बहुत फास्ट है, इसको कंप्लीट होने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं लग रहा है, रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। ऐसे केस में इस टाइप के रिएक्शन के लिए अगर आप रेट मेजर करना चाहते हो, तो आप ऑर्डिनरी प्रोसीजर से तो नहीं कर सकते हो, उस रिएक्शन का रेट आप मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना फास्ट हो रहा है।
कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे कि कितना तेजी से चेंजिंग आ रही है, मेजर ही नहीं कर पाओगे। ऑर्डिनरी मेजर, ऑर्डिनरी प्रोसीजर से तो आप रिएक्शन का रेट, इस टाइप के रिएक्शन का रेट आप नहीं मेजर कर पाओगे। हायर क्लास में जैसे आपका हो गया एमएससी, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में आप इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं, जो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, जो विथ इन 1 सेकेंड हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शन का रेट आप वहां पे पढ़ लेते हो। ठीक है, वहां पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि वहां पे जो आप पढ़ते हो, वहां पे आप फास्ट रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा वहां पे आप डिटरमाइन कर लेते हो। बट अगर आप बात करोगे कि स्लो रिएक्शन के बारे, फास्ट रिएक्शन के, तो फास्ट रिएक्शन का यहाँ पे आपको इंटर के लेवल पे, ट्वेल्थ के लेवल पे इस टाइप के रिएक्शन का रेट आपको मेजर नहीं करना है। यानी इस टाइप के रिएक्शन के लिए हम केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो वो कौन कौन टाइप के रिएक्शन होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। दीज टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। ठीक है, फास्ट रिएक्शन किसे बोलते हो? तो ऐसा रिएक्शन जो, जिसको कंप्लीट होने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है, 10⁻³ सेकंड के अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हो फास्ट रिएक्शन। तो एग्जांपल की मैं बात करूं कौन कौन टाइप के वो रिएक्शन है, तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो इनको एसिड बेस को कंप्लीट एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है। तो इस टाइप के रिएक्शन किस कैटेगरी में आते हैं? फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस आपका फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी आपका फास्ट रिएक्शन होता है, क्योंकि ऐसे रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब एसिड बेस का रिएक्शन आप देख लो, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर हो जाए, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेस, को हम मिक्स करते हैं विथ एन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दिस इज एसिड। तो इनके बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन है एसिड बेस के बीच में, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, और इसे आप किस कैटेगरी के रिएक्शन में डालोगे? तो फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी में डालोगे। सेम तरीके से मैं बात करूं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में जैसे आप मान लो सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सोल्यूशन में आप अगर पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन ऐड कर देते हो, तो यहाँ पे होगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और यहाँ पे एक प्रिसिपिटेट बनेगा, एक पीपीटी बनेगा इस तरीके से, एक इनसॉल्युबल सबस्टांस बनेगा जो बॉटम ऑफ द बीकर आपके क्या हो जाएगा, रिएक्शन कंटेनर बैठ जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, कर्ड जैसा होगा, इसे आप बोलते हो पीपीटी या प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन किस कैटेगरी में आएगा? फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इस टाइप के रिएक्शन, ये जो एसिड बेस रिएक्शन हो गया या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन इतना फास्ट क्यों है? तो ये रिएक्शन इसलिए इतना फास्ट है क्योंकि इस रिएक्शन में देर आर दीज रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, दीज रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि इस टाइप के रिएक्शन न तो इस टाइप के रिएक्शन में ना तो बॉन्ड ब्रेक होता है और ना बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पे देख लो दिस इज आयनिक कंपाउंड। आप जब इसे वाटर में डिजोल्व करते हो तो ऑलरेडी ये टूटा हुआ, टूटा ब्रेक डाउन, डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है,
ए आयोनाइज हो जाता है इस तरीके से, तो ऑलरेडी बॉन्ड टूटे हुए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको पता है एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती अगर ये बॉन्ड टूटा ना होता। ठीक है, ये बॉन्ड ऑलरेडी टूटा हुआ है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन वैसे अलग अलग ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई न्यू बॉन्ड, कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं का कोई किसी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में ना तो बॉन्ड ब्रेक होता है, ना बॉन्ड न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, न तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और न तो न्यू बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये आयोनाइज है, डिसोसिएटेड है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर भी यही हाल होगा। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे टाइप के रिएक्शन होते हैं नेचर में, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं। देयर आर सम रिएक्शन इन नेचर, देयर आर सम रिएक्शन इन नेचर which proceed very slowly such that no dictable change no dictable change observe 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 within few days or year। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा स्लो होते हैं कि आप कई दिन तक उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करो अगर, तो आपको कोई चेंज नजर आएगा ही नहीं। काफी दिनों तक या काफी ईयर तक अगर आप उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, तो आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा। इतना स्लो होते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन बहुत ही क्या होते हैं, स्लो होते हैं। आप देख ही रहे हो कि जब आपको फ्यू डेज लग जा रहे हैं या कई ईयर लग जा रहे हैं इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करने में कि कुछ चेंजेस आए, इतना वेट आपको करना पड़ रहा है। तो ऐसे रिएक्शन का रेट सोच सकते हो आप कितना स्लो होगा, कि आप कई दिनों में भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और या कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई ईयर लग जाते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो, वेरी स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हो, वेरी स्लो रिएक्शन। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल से कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर रिएक्शन हो, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। यहाँ पे हम कोई कैटालिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, वाटर। क्या बनने वाला है, वाटर। तो इन द एब्सेंस ऑफ इन द रिएक्शन बिटवीन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in absence of in absence of catalyst, the reaction between hydrogen and oxygen in the absence of catalyst occurs very slowly occurs very slowly and complete this reaction in in many year। ये रिएक्शन कंप्लीट होने में से कई ईयर लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हम कोई भी कैटालिस्ट नया यूज करें,
तो ये रिएक्शन इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि इसे आप कई ईयर लग जाते हैं क्या करने में, कंप्लीट होने में, या आप कई ईयर में आपको कोई डिटेक्टेबल चेंज नजर नहीं आता है। तो ये रिएक्शन किस कैटेगरी में आएंगे आपके? ये रिएक्शन आपके आएंगे स्लो, वेरी स्लो रिएक्शन के कैटेगरी में। अब सेम तरीके से मैं बात करूं, दूसरे भी एग्जांपल है, और भी टाइप के रिएक्शन है जो वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आपको पता है लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक कई महीनों, आपको पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जो जंग लगता है वो एक दिन में नहीं लगता है जंग, उसे कई महीनों लग जाते हैं जंग लगने में, लोहे पे जंग लगने में कई महीनों लग जाते हैं। तो ये भी जो प्रोसेस हो गया आपका, जो रिएक्शन हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी आपका क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, बट अभी तक हमने टू स्ट्रीम कंडीशन की बात की है, इन बिटवीन टू, इन बिटवीन दीज टू स्ट्रीम कंडीशन, दीज टू एक्सट्रीम कंडीशन, there are some reaction, there are some reaction which occur, which occurs in some hour, some hour, some hour। ठीक है, कुछ इन दो कंडीशन, इन बिटवीन दीज टू स्ट्रीम कंडीशन, ये दो जो स्ट्रीम कंडीशन हमने बात किया है, बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन यानी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन, इनके इंटरमीडिएट, इनके बीच का भी एक ऐसा रिएक्शन होते हैं। ये जो स्ट्रीम कंडीशन जो हम बात कर रहे हैं, वेरी स्लो रिएक्शन और वेरी फास्ट रिएक्शन, इन दोनों के बीच में एक मॉडरेट टाइप के भी रिएक्शन होते हैं, जो बहुत ज्यादा ना तो फास्ट होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, और इस टाइप के मॉडरेट रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ घंटे लगते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन क्या कहलाते हैं? इन इन सम हावर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन कैसे होते हैं? मॉडरेट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसे कंप्लीट होने में न तो बहुत ज्यादा कम समय लगता है, न ही बहुत ज्यादा ज्यादा समय लगता है। यानी इस टाइप के रिएक्शन न तो आप किसके इंटरमीडिएट, किसके बीच में आते हैं? तो एक तो हो गया आपका वेरी फास्ट रिएक्शन, और एक हो गया आपका वेरी स्लो रिएक्शन। ये दोनों स्ट्रीम कंडीशन थे कि एक वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या हो रहा था, रिएक्शन इतना ज्यादा फास्ट हो रहा था कि एक सेकंड का भी समय नहीं लगता था और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता था। और वेरी स्लो रिएक्शन ऐसे रिएक्शन थे जिसको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था, कई ईयर लग जाते थे, ठीक है, या कई मंथ लग जाते थे कंप्लीट होने में। इनके बीच का भी एक रिएक्शन होता है जिसे कंप्लीट होने में क्या, कितना समय लगता है? तो कुछ घंटे लगते हैं। तो ऐसा रिएक्शन को क्या बोलते हो? ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हो मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है। इंटरमीडिएट रिएक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि इस टाइप के रिएक्शन का जो रेट होता है वो मॉडरेट इंटरमीडिएट रेट होता है, न तो बहुत ज्यादा फास्ट होता है ना बहुत ज्यादा स्लो होता है। और ऐसे टाइप के रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कौन कौन से रिएक्शन है, तो आपके इस टाइप के रिएक्शन मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होते हैं आपके, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन किस टाइप के कैटेगरी में आते हैं? तो मॉडरेट रिएक्शन के कैटेगरी में मॉलिक्यूलर रिएक्शन आते हैं। और इस टाइप के रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगता है और न ही बहुत कम समय लगता है, कुछ हावर लगते हैं, कुछ आवर लगते हैं आपके ऐसे रिएक्शन को कंप्लीट होने में। क्योंकि इस टाइप के रिएक्शन में बॉन्ड आपके
ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड और फॉर्म, न्यू बॉन्ड और फॉर्म। इस टाइप के रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को बहुत ज्यादा ना तो कम समय लगता है और ना ही बहुत ज्यादा समय लगता है। ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं ना वही बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। ठीक है, एक बीच के रिएक्शन होते हैं जिसे कंप्लीट होने में कुछ आवर लगते हैं। अब एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जितने टाइप के मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, सारे मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसी कैटेगरी में आते हैं। और इसी टाइप का रिएक्शन को हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में क्लास 12th के स्टैंडर्ड लेवल पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको मतलब क्या होगा, ना तो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन से हमें मतलब होगा क्योंकि हम उसे ऑर्डिनरी मेथड से प्रोसी मेजर नहीं कर पाते हैं, और ना बहुत ज्यादा हम स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसे यहाँ पे इस टाइप के रिएक्शन को होने में, कंप्लीट होने में कई ईयर लग जा रहे हैं, तब तक हम वेट नहीं करेंगे। और हम कोई, आप बात करोगे कि आप बैठे हो और अगर कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स में अगर इस टाइप के रिएक्शन के लिए आप चेंज देखना चाहते हो तो आपको चेंज नजर नहीं आएगा क्योंकि इतना स्लो रिएक्शन होते हैं। बट मॉलिक्यूलर जो रिएक्शन होते हैं ये न तो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, न बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं। और इस टाइप के रिएक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, रेट डिटरमाइन कर सकते हो बाय ऑर्डनरी प्रोसीजर। ठीक है, तो इसी टाइप के रिएक्शन से हमको मतलब है यहाँ पे क्लास 12th के स्टैंडर्ड पे। और इस टाइप के रिएक्शन में पुराने बॉन्ड बनते हैं, नए बॉन्ड, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं। इसीलिए ये रिएक्शन ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं ना बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, क्योंकि इनको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है तब जाके ये क्या होते हैं, रिएक्शन रन करता है। इस टाइप के रिएक्शन रन करते हैं। तो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, तो किस कौन 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 रिएक्शन है जो इस टाइप की कैटेगरी में आते हैं। तो आपके, जैसे मान लो अमोनियम नाइट्रेट को आप हीट करो अगर, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और साथ ही साथ वाटर भी आपका फॉर्म्ड होगा। तो इस टाइप का रिएक्शन कैसा होता है, यहाँ पे जो मैं रिएक्शन लिखा हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, तो दिस इज मॉडरेट रिएक्शन, दिस इज मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल आपका क्या है, दूसरा एग्जांपल भी आपका हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को आप बहुत ज्यादा हीट करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा और साथ ही साथ सल्फर गैस भी आपका प्रोड्यूस होगा, सल्फर गैस आपका प्रोड्यूस होगा। तो ये भी किस टाइप का रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन है। यानी इसका जो रेट होगा वो ना बहुत ज्यादा फास्ट होगा ना ही बहुत ज्यादा स्लो होगा। और इस टाइप के रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ हावर लगेंगे आपके। अब बात मैं कर रहा हूं, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्री स्टेप एंड एलिमेंट्री रिएक्शन की। एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप एंड एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक ही स्टेप में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। देयर आर सम रिएक्शन, देयर आर सम रिएक्शन, देयर आर सम रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस इन ओनली वन स्टेप, वन स्टेप्स। वन स्टेप्स का मतलब सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप। ठीक है,
आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, आर कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक ही स्टेप में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, एक ही स्टेप में, यानी सिंगल स्टेप में रिएक्शन क्या हो जाता है, आपके कंप्लीट हो जाते हैं, रिएक्शन हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं रिएक्शन बिटवीन, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड, नहीं, ये रिएक्शन नहीं आपकी इस कैटेगरी में आएगा। द रिएक्शन विथ द फॉर्मेशन ऑफ, द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 by the reaction of, by the reaction of नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ओजोन। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं, द फॉर्मेशन ऑफ नाइट, द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बनना बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ओजोन, इस टाइप के रिएक्शन में आता है जो एक ही स्टेप में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ओजोन, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे आपके, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कंप्लीट होने में, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में एक एक ही स्टेप लगेगा, एक ही बार में रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये किस टाइप के रिएक्शन होंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन होंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइप के रिएक्शन को कंप्लीट होने में कई स्टेप नहीं लगेंगे, केवल एक ही स्टेप में क्या हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नाइट नाइट आपके नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन मॉलिक्यूल जब आपस में कोलिजन करेंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा आपका, एक ही स्टेप में डायरेक्टली क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन एक ही स्टेप में आपका हो जाएगा, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन आपस में रिएक्ट करें। ठीक है। तो ये है आपका एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए केवल एक ही स्टेप लगते हैं, यानी एक ही बार में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, कई सारे स्टेप के थ्रू ये रिएक्शन नहीं जाता है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो, एलिमेंट्री रिएक्शन आप बोलते हो। इसकी अपोजिट साइड पे, ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम रिएक्शन, देयर आर, देयर आर सम complex reaction, there are some complex reaction, there are some complex reaction which occur, which occurs, which occurs in more than one, in more than one step are called, are called
On the other hand, there are some complex reaction which occurs in more than one steps are called complex reaction. complex रिएक्शन, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको कंप्लीट होने के लिए एक से ज्यादा स्टेप लगते हैं, यानी ये रिएक्शन एक से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप में क्या होते हैं आपके कंप्लीट होते हैं। अब जैसे बात करोगे आप, जैसे आप बात करते हो फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड CO2, the formation of nitric oxide and CO2 by the reaction of by the reaction of नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड is a type of complex reaction which occurs which complete in more than one step। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि देखो क्या कह रहा हूं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या बनाएंगे, आपका बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और CO2 बनेगा। यहां से एक ऑक्सीजन क्या होगा आपका ट्रांसफर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, और एक क्या बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था वो किस में चेंज हो जाएगा, तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिएक्शन है सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक से ज्यादा स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे होता है रिएक्शन, एक रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन कई सारे स्टेप में कंप्लीट होता है। तो कितने स्टेप लगेंगे हम अभी देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट ना होकर के दो स्टेप इस रिएक्शन को लगते हैं कंप्लीट होने में। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका होता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड आपके बनाते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बना है, ये नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड आपका वापिस से अभी रिएक्शन मिक्सर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है आपका नाइट्रोजन। ये सेकेंड स्टेप है आपका। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपका जो फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप में जो आपका नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड मॉलिक्यूल बने थे, वो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड मॉलिक्यूल आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CO2 गैस बनाएंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि जो रिएक्शन दिखने में लग रहा था कि केवल एक ही स्टेप में ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। वास्तव में ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट ना होकर के दो स्टेप में कंप्लीट होता है। और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। और इस फर्स्ट स्टेप में जो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बना था, वो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड वापिस से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इन दोनों स्टेप को आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन, ठीक है।
तो अगर इन दोनों स्टेप को आप जोड़ देते हो तो क्या मिलेगा आपको, एक नेट स्टेप मिलेगा या नेट रिएक्शन आपको मिलेगा। तो इस नेट रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से आप देखो, यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये है आपका नेट रिएक्शन, जो दो स्टेप से मिलकर के बना हुआ है। तो एक किस टाइप का रिएक्शन कहलाएगा, ये रिएक्शन कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में एक से ज्यादा स्टेप लग रहे हैं। ठीक है, तो एक से ज्यादा स्टेप किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में अगर लग रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होते हैं एक से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप लगते हैं उनको कंप्लीट होने में, और हर एक स्टेप आपका क्या कहलाता है, एलिमेंट्री स्टेप कहलाता है। तो दिस इज एन एलिमेंट्री स्टेप, दिस इज आल्सो एन एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं, और हर एक स्टेप क्या कहलाता है, एलिमेंट्री स्टेप कहलाता है। तो ये जो रिएक्शन है, formation of nitric oxide and CO2 by the reaction of nitrogen dioxide and carbon monoxide is an example of complex reaction which occurs in two elementary steps. If you write these two elementary steps and add these two elementary steps, then you get net step for the reaction. ठीक है, तो ये आपका नेट रिएक्शन हो गया आपका। इन दोनों एलिमेंट्री स्टेप को ऐड करने पे आपको क्या मिला, नेट नेट स्टेप मिला। अब बात करेंगे हम कि यहाँ पे ये जो आपका नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बना है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। देखो क्या था, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, और ये दोनों जब आपस में कंबाइन किए, इन दोनों के बीच में जब इनके बीच में रिएक्शन हुआ तो क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका बना। तो इसके बीच में देखो, अब कोई भी रिएक्शन अचानक हो नहीं जाता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन अचानक नहीं होता है, उनके बीच में पहले कुछ क्या होता है, कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं रिएक्शन की, उनमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और कुछ रिएक्शन में क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है। हम बाद में डिस्कशन करेंगे, इसी चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे जब हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड कोलिजन थ्योरी। तब वहां पे हम बताएंगे रिएक्शन किसके थ्रू जाता है, रिएक्शन कैसे रन करता है। अभी यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं, यहाँ पे समझने वाले हैं, यहाँ पे जो नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बना है ये नेट रिएक्शन में मौजूद नहीं था। यहाँ पे देख लो, ये जो नेट रिएक्शन है, इस नेट रिएक्शन में कहीं पर भी नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड नहीं है। और चूंकि रिएक्शन जब हो रहा था बिटवीन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो प्रोडक्ट से पहले कुछ ऐसे स्पीसीज बने जो नेट रिएक्शन में मौजूद नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला गया, इंटरमीडिएट बोला गया। इंटरमीडिएट मतलब अगर हिंदी में बोलेंगे तो मध्य, मध्य छोड़ो, हिंदी छोड़ दो। इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ पे हुआ कि ऐसा स्पीसीज जो नेट रिएक्शन में मौजूद नहीं है, ऐसे रिएक्शन, ऐसे स्पीसीज को, दो स्पीसीज विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए नेट रिएक्शन आर कॉल्ड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट ऐसे स्पीसीज होते हैं जो नेट रिएक्शन में मौजूद नहीं होते हैं, बट रिएक्शन इन्हीं के थ्रू क्या होता है, रन करता है। पहले ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में कंबाइन करेंगे, एक इंटरमीडिएट बनेगा नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड वापिस से
आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो देयर इज नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड इज एन इंटरमीडिएट। ठीक है। बिकॉज नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड इज नॉट प्रेजेंट इन ए इन नेट रिएक्शन में नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। बट यहाँ पे हमको दिख रहा है कि नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड भी बन रहा है। तो बीच में बन रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ स्पीसीज ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, जो नेट रिएक्शन में हम उसको दिखा नहीं रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया, इंटरमीडिएट बोला गया। ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड कैस कैस क्या होगा, तो आपका एक इंटरमीडिएट का काम करेगा। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड आपका इंटरमीडिएट का काम करेगा। देखो, कोई भी रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे कि रिएक्टेंट है, मान लो रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट आपस में मिले और प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता अचानक। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं चेंज होता है, उससे पहले रिएक्टेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले किसी और चीज में चेंज होते हैं। जैसे मान लो कि आपका सबसे गुड एग्जांपल मैं इस चीज को अगर समझाऊं कि डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं चेंज होते हैं, उससे पहले कुछ होता है, यानी उससे पहले भी कुछ बनता है। और जो बनता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, जो बीच में जो बनता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्पीसीज बनते हैं, वो स्पीसीज क्या हो जाते हैं, फिर प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ठीक है। यानी इसके बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ इंटरमीडिएट, कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, फिर जाकर के वो ट्रांजिशन स्टेप या इंटरमीडिएट आगे चल करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि कोई भी रिएक्शन अचानक नहीं होता है, यानी अचानक रिएक्टेंट मिले और प्रोडक्ट में चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। उससे पहले रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले किसी और चीज के थ्रू गुजरना पड़ता है। ठीक है। जैसे मान लो कि आप बात करो बेबी बर्थ, किसी बच्चे का जन्म। तो किसी बच्चे का जन्म अचानक नहीं होता है। जब पेरेंट्स आपके मिलते हैं, फादर और मदर मिलते हैं, फादर और मदर जब मिलते हैं, तो देखो क्या बनता है, आपका बेबी बनता है, बेबी प्रोड्यूस होते हैं। जब फादर और मदर मिलते हैं, फिर इनके द्वारा एक प्रोडक्ट बनता है, क्या, बेबी। तो फादर और मदर मिले और अचानक बेबी बन गया, या बेबी यहाँ पे फादर और मदर क्या हो गए, आपके रिएक्टेंट को कंसीडर करिए, आप रिएक्टेंट कंसीडर करिए और बेबी को क्या कंसीडर करिए, प्रोडक्ट। तो फादर और मदर मिले और प्रोडक्ट आपका बेबी बन गया, ऐसा नहीं होता है। इनके बीच में कुछ होता है। इस बीच वाले स्टेप में क्या होता है, बीच वाले स्टेप में होता है आपका, इसका मदर का जाइकोट और फादर का स्पर्म। जब एक मदर का जाइकोट और सॉरी मदर का जाइकोट और फादर का स्पर्म जब आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे कुछ बीच में प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, एक जाइकोट आपका फट जाता है और इसमें स्पर्म क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है, फिर ये आपका जाइकोट बंद हो जाता है। और फिर धीरे धीरे करके बच्चे का पहले सर बनता है, फिर धीरे धीरे करके बॉडी के सारे कॉर्ड बनते हैं, फिर धीरे धीरे मेच्योर होता है, और फिर जाकर के बेबी प्रोड्यूस होता है, बेबी बनते हैं। ठीक है। तो यही बात है कि मैं यहाँ पे यही चीज बताना चाहता हूँ कि रिएक्टेंट और रिएक्टेंट आपस में मिले और प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता है। इनके बीच में कुछ होता है। और क्या होता है, जैसे जिस तरीके, ऐसा आप समझ सकते हो कि फादर और मदर आपस में मिले और क्या प्रोड्यूस हो गया, बेबी प्रोड्यूस हो गया। तो अचानक बेबी प्रोड्यूस नहीं होता है। मदर और फादर मिलेंगे, उनके बीच में कुछ होगा, कुछ बीच में आपका इंटरवल होगा, उस इंटरवल में कुछ स्पीसीज बनेंगे, और उस स्पीसीज जब आपस में कंबाइन करेंगे, उनके बीच में चेंजेज होंगे। फिर कई सारे चेंजेस होने के बाद में फिर बेबी प्रोड्यूस होता है। सेम तरीके से रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले रिएक्टेंट मिलेंगे, कुछ ऐसे स्पीसीज बनेंगे, कुछ अदर स्पीसीज बनेंगे, जो
प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर वो स्पीसीज आपका धीरे धीरे चेंज होकर के फिर प्रोडक्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा था। आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। पहले कुछ होता है, पहले कुछ स्पीसीज बनते हैं। ठीक है, वो स्पीसीज फिर आगे चल करके किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। और जो स्पीसीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बन रहे हैं, इन स्पीसीज को क्या बोलते हो आप? इंटरमीडिएट बोलते हो, या ट्रांजिशन स्टेट आप बोलते हो। ट्रांजिशन स्टेट आप भी आप बोलते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन सेम होते हैं। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो एलिमेंट्री रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं, यानी ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इनके लिए ऑर्डर, ऑर्डर कुछ और होगा और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? कुछ और होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि लेक्चर हो गया आपका लंबा।